तो एडिशन ऑफ वेक्टर आज हम देख रहे हैं। तो व्हेन लिखेंगे टू ऐड वेक्टर्स वी यूज टू डिफरेंट रूल्स, अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम दो प्रकार के अलग अलग रूल्स को हम यूज करते हैं, टू डिफरेंट रूल्स, इन विच फर्स्ट इज ट्राइंगल लॉ। क्या नियम है बेटा? ट्राइंगल लॉ। एंड सेकेंड इज पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो एक जो है वो ट्राइंगल लॉ है, दूसरा क्या है? पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, इसमें को लिखना ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और एक तीसरा और लिखना, पॉलीगॉन लॉ। हमें ये तीन लॉज पढ़ने हैं। कौन कौन से? ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड थर्ड इज पॉलीगॉन। चलिए देखते हैं। पहला हम लॉ लिख रहे हैं वो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के लिए ट्राइंगल लॉ, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के लिए हम ट्राइंगल लॉ देख रहे हैं। If two vectors are represented both in magnitude and direction, are represented both in magnitude and direction by the two adjacent side of triangle, by the two adjacent side of triangle, then the third side, then the third side of the triangle, क्या लिखा है हमने? If two vectors are represented both in magnitude and direction by the two adjacent side of triangle, then the resultant is given by the third side of triangle, by the third side of triangle in reverse order। क्या मतलब है? क्या समझ में आया? जरा देखिएगा। अगर ऐसा दिया है, if two vectors are represented by both in magnitude and direction by the two adjacent side of triangle, then the resultant is given by the third side of triangle in reverse order। क्या मतलब इसका? जरा समझिए। अगर हमें एक वेक्टर दिया है, ये वेक्टर है A, और इस वेक्टर की ये साइड है, ये वेक्टर A दिया हुआ है बेटा, इस वेक्टर की ये साइड है, दूसरा वेक्टर यहां दिया हुआ है, इस वेक्टर की ये साइड B है। इन दोनों वेक्टरों को अपन को जोड़ना है। क्या करना है? इन दोनों वेक्टरों को हमको जोड़ना है। बात समझ में आ गई? तो अब हम इनको कैसे जोड़ें? इनको जोड़ने का क्या तरीका होना चाहिए? तो ध्यान से समझो। एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये साइड कौन सी है? A। अब अगर ये साइड बेटा A है और दूसरी साइड है हमारे पास B, और हमने इसको कैसे जोड़ दिया? एक का हेड, दूसरे का टेल। कैसे जोड़ना है? हेड टेल। तो अब अगर हम ये बोले हैं कि ये ट्राइंगल की दो साइड नहीं दिखाई दे रही, इफ टू
vectors are represented by both in magnitude and direction by the two adjacent sides of the triangle, then the resultant is given by the third side of triangle in reverse order. reverse order का क्या मतलब हुआ? देखो reverse order का मतलब ये है कि अगर हमने दो चीजों को जोड़ा A और B को जोड़ा, तो इसमें कैसे जोड़ा था? हेड टेल। तो यहां से भी क्या जोड़ा था? हेड टेल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहां क्या जोड़ा? टेल टेल और हेड जोड़ रहे हैं। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन रिवर्स ऑर्डर। लिख लीजिए, अभी समझ में आएगा क्या हो रहा है यहां पर। लिख लिया? तो अब आप समझो जरा इसमें क्या हो रहा है। अगर दो वेक्टर दिए हैं A और B, मान लो सपोज एक व्यक्ति ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और एक व्यक्ति ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। आप इसको इमेजिनेट करना जरा कैसा हो रहा है कि एक व्यक्ति इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एक व्यक्ति इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो इस चीज को समझो जरा थोड़ी देर के लिए कि एक व्यक्ति ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और एक व्यक्ति ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। हमारे पास मान लो एक रस्सी होती और उस रस्सी में हम बीच में एक पत्थर बांध लेते हैं। क्या करते हैं? हमारे पास एक रस्सी होती है और हम उस रस्सी में बीच में क्या कर लेते हैं? एक पत्थर बांध लेते हैं और इधर से भी फोर्स लगाते हैं और इधर से भी फोर्स लगाते हैं। और जैसे ही एकदम जोर से फोर्स लगाते हैं तो ये पत्थर कहां जाता? इस तरफ जाता, इस तरफ जाता? ये कहीं नहीं जाता, ये बीच में जाता। मतलब एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे थे, लेकिन रिजल्टेंट कहां पर आया? उनका बीच में आ गया। उसी तरह से इस नियम से हम उन दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड भी जोड़ पाते हैं, साथ में डायरेक्शन भी निकाल पाते हैं। कैसे? हमने बोला अगर इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो, देखो जरा इसको ऐसा समझो कि एक फोर्स ऐसा लग रहा है सामने और एक फोर्स ऐसा लग रहा है, इस डायरेक्शन लग रहा है, एक इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये रिजल्टेंट कहां आएगा? बीच में। ऐसा ही होगा ना? रिजल्टेंट कहां पर आएगा? बीच में आएगा। तो एक फोर्स ये है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये उनके बीच में ही होगी कहीं पे। ठीक है ना? उन दो वेक्टरों के बीच में जैसे निकल रही है। तो इसी तरह से हमने क्या जोड़ दिया? अपना ट्राइंगल लॉ जोड़ दिया है। सपोज ये साइड है O, ये साइड है A, ये साइड है B। ठीक? अगर OAB है, आप इसके नीचे लिख लेना, तो हम लिख सकते हैं सिंस इन ट्राइंगल OAB, अगर हमें OB वेक्टर निकालना है तो OB वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ OA प्लस AB साइड। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है इट इज इक्वल टू A प्लस B वेक्टर। अच्छा, ये बात समझ लेना जरा, ये आपका नॉर्मल A प्लस B नहीं है, ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर है। A वेक्टर प्लस B वेक्टर में और A प्लस B में दोनों में अंतर होता है। A वेक्टर मतलब आप एक दिशा को मैग्नीट्यूड के साथ दूसरी दिशा के मैग्नीट्यूड के साथ जोड़ रहे हो, तो ये डायरेक्ट A प्लस B नहीं हो जाएगा, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दैट यू आर गोइंग टू ऐड टू वेक्टर्स। क्या है? ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दैट यू आर गोइंग टू ऐड टू वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। उसको भी लिख लीजिए जल्दी से। तो लिखिए, अब अपन लिख रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है ना? इन ट्राइंगल लॉ। ठीक है? मतलब हम ये जो निकाल रहे हैं ना बेटा, ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अभी अपन ने डायरेक्शन निकाली। डायरेक्शन कैसे निकाली कि एक वेक्टर इधर जोड़ा, एक वेक्टर उसको हेड टेल पोर्शन जोड़ दो और वो ट्राइंगल की दो साइड बना देंगे, और जो तीसरी साइड होगी वो तीसरी साइड क्या कहलाएगी? रिजल्टेंट डायरेक्शन बनाएगी। वो तीसरी साइड क्या कहलाएगी? रिजल्टेंट डायरेक्शन बनाएगी। ठीक है ना? तो चलो देखो जरा, हमारे पास वेक्टर है A, ये वेक्टर A लिख दिया। दूसरा वेक्टर हमारे पास था, वो वेक्टर था B, वो भी लिख दिया। अब जो रिजल्टेंट आ रहा था इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज R, वो भी हमने लिख दी। बात समझ में आ गई सभी को? ये तीन साइड हो गई इसकी। ठीक है ना? एक हो गया कौन सा? O,
एक हो गया A और एक हो गया B। ठीक, ये 3 साइड हो गई। अब अगर हम यहां पर देखें कि हमें अगर थर्ड साइड निकालनी है, ध्यान से समझिए, अगर हमें थर्ड साइड निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाली साइड को आगे बढ़ा लो और इस वाली साइड को भी आगे बढ़ा लो, इसको O बोल दो। अब हुआ क्या, इस वाली साइड और इस साइड को आगे बढ़ाने से अगर हमने इसको आगे बढ़ा दिया तो ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखने लगा। क्यों भैया, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो अब अगर अपन बेटा इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, इसको अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लें तो हम कैसे लिख सकते हैं? चलो देखो, मान लिया कि इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोई ना कोई एंगल रहा होगा। हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि भैया एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर अगर ऐसा है तो ये तो बताओगे ना कि कितने डिग्री पर है, कितना एंगल है उनके बीच में। तो हमने बोला कि इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो हमने देखना है इसमें, कंसीडर टू वेक्टर्स A and B are at angle theta with each other। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। एक इधर जा रही है डायरेक्शन, दूसरी की डायरेक्शन इधर जा रही है। तो लिखे if we produce side AC and BC, then it will behave, then OCB, then triangle OCB will be right angle triangle। कैसा हो जाएगा ये? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो जब OCB जो होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो हम यहां लिख सकते हैं, नाउ इन ट्राइंगल कौन सा? ACB, हमने नाम रख दिया क्या? ACB। ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया। चलिए समझे। अब जब ये ACB ट्राइंगल में हम देखें बेटा, सिंस साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है अपोजिट BC अपॉन AB। बिल्कुल ठीक है, BC अपॉन AB ये लिख दिया। तो जो BC हुआ वो BC कितना आ गया? BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा। ये सही है ना? तो BC की जगह पर हम AB क्या है? AB इज B वेक्टर, B इज मैग्नीट्यूड, वेक्टर जो है वो डायरेक्शन है। तो BC का मैग्नीट्यूड कितना निकल आया बेटा? इसका वेक्टर निकल आया, ये आया B साइन थीटा। ठीक है, कितना हो गया ये? B साइन थीटा। अब इसी तरह से अपन क्या निकाल लेते हैं? AC सिंस cos थीटा, इसी के नीचे लिखना। तो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इट इज AC अपॉन AB। ठीक है, तो जो AC होगा वो हो जाएगा AB cos थीटा, और AC की वैल्यू AB इज B cos थीटा। चलो समझ में आया? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू जो हुई वो कौन सी हो गई? B cos थीटा हो गई। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? B cos थीटा हो गई। अब जब ये वाली वैल्यू बेटा B cos थीटा हो गई तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई होगी? A plus B cos थीटा। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की कितनी वैल्यू है? वो है B sin थीटा। तो हमें एक प्रकार से इस कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल का जो कि OCB है उसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड पता पड़ गई। तो अब अपन को निकालना क्या है? केवल OB। तो हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल OCB, कौन सा ट्राइंगल? OCB में हम अगर निकालते हैं रिजल्टेंट साइड तो जो होगा वो होगा OB स्क्वायर, वो होगा सम ऑफ OC स्क्वायर, और फिर सम होगा किसका? BC स्क्वायर। ठीक है, जो OB स्क्वायर है इट इज द सम ऑफ OC स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। तो OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहां से हम इसको इधर लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। तो OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर और ये इसका सम अगर बन रहा है तो हम लिख देते हैं यहां पर OB को कितना लिखा जा सकता है बेटा? OB लिख सकते हैं हम R स्क्वायर, है ना, और R यहां रूट लिख दें तो और अच्छा लगेगा, यहां से स्क्वायर हटा देते हैं, यहां रूट लगा देते हैं। तो OC कितना हो जाएगा? OC A प्लस B cos थीटा, इसका क्या होल स्क्वायर। और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम लिख सकते हैं क्या? BC मतलब कितना हो गया? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। और फिर अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें, यहां हम अगर रिजल्टेंट निकालें तो हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दें, ठीक है। तो A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखोगे? A स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे 2AB कॉस थीटा लिखाएगा। और फिर क्या लिखोगे? B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो था यही होगा ना? देखना जरा, A प्लस बी कॉस थीटा को यही लिखोगे, A स्क्वायर प्लस 2AB, तो आपको आता होगा ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लोगे। तो फिर ये रिजल्टेंट जो निकलेगा वो कितना निकलने वाला है? ये आएगा A स्क्वायर, फिर यहाँ लिखोगे 2AB, फिर क्या लिखोगे? cos थीटा, फिर क्या करोगे? B स्क्वायर बाहर निकालो, अंदर क्या रह जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आजकल हर हो जाता है ना, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ, कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर, इसको इधर B स्क्वायर बचेगा, प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा। अब देखो जरा, हमारे पास जो R आया है वो निकला अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये अभी अपन ने निकाला वहां से, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब लेकिन जो रिजल्टेंट आया ना, उसकी डायरेक्शन तो दिख रही है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? तो वो मान लो हमने बोल दिया कि वो अल्फा है। वो कितना है? वो अल्फा है, ठीक है ना। तो अल्फा यहां पर होगा। तो हम अगर रिजल्टेंट निकालेंगे, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की जो हम अगर डायरेक्शन निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं बेटा? हम लिखते हैं उसको tan अल्फा, ठीक है। और tan अल्फा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, दैट मींस आप एंगल निकाल सकते हो tan इनवर्स। ऐसा लिखने का तरीका होता है बेटा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। देखिए नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ। सेकंड जो लॉ है वो हमारा है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। एक हमारा हो गया कौन सा? ट्रायंगल लॉ। अब जो हम देख रहे हैं वो है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो अब पैरेललोग्राम क्या लॉ क्या है? तो इसमें हम जैसे उसमें बोलते थे कि उसमें दो साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, तो हम यहां लिखेंगे इफ two vectors are represented by both magnitude and direction, by both magnitude and direction, by two sides of parallelogram। पैरेललोग्राम को समझते हो ना सभी लोग?
two sides of parallelogram, if two vectors are represented by both magnitude and direction by two sides of the parallelogram, then the resultant side, yeah, resultant vector, then the resultant vector, then the resultant vector is given by the third side, sorry, is given by the diagonal of parallelogram, given by the diagonal of parallelogram. किसी एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स जो हैं वो अगर है, फिर से वैसा का वैसा देखो जरा, ए वेक्टर, फिर दूसरा वेक्टर कैसा है, बी वेक्टर। आप बोलोगे सर ये तो वैसे के वैसे वेक्टर दिख रहा है, बिल्कुल वैसे के वैसे वेक्टर हैं और आंसर भी वैसा का वैसा ही आएगा, फिर क्यों अलग अलग पढ़ने हो? आपको जो अच्छा लगे, जो जिस लॉ का एप्लीकेशन आप क्वेश्चन में आसानी से कर सको, आप दोनों लॉ में वही लगा देना, ठीक है ना। हम सिर्फ तरीके बता रहे हैं। एक तरीका ये था कि आप ट्राइंगल की तरह जोड़ दो, एक तरीका ये था कि आप पैरेललोग्राम की तरह जोड़ दो। ट्राइंगल लॉ में अपन हेड टेल पोर्शन जोड़ते हैं, ट्राइंगल लॉ में क्या करते हैं अपन, हेड टेल पोर्शन जोड़ते हैं, जबकि पैरेललोग्राम लॉ में हम टेल टेल पोर्शन साथ जोड़ेंगे। मतलब एक साइड ये है, एक साइड ये है, यही तो है। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और अगर हम इसको पूरा एक पैरेललोग्राम जैसा बना दें तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब ये दो साइड पैरेलल होंगी इसकी, बाय प्रॉपर्टी हमने ये वाली साइड बना, ठीक है। अब ये वाली साइड थी O, ये थी A, ये B मान लो और ये इसको बोल दो C है। तो रिजल्टेंट किससे दिया जाएगा? Then the resultant is given by the third side of the parallelogram. ये रिजल्टेंट है, ये देखो, ये रिजल्टेंट निकलेगा। तो रिजल्टेंट किससे निकला? बाय द थर्ड साइड ऑफ द पैरेललोग्राम रिजल्टेंट निकल आएगा। मतलब अगर A एक वेक्टर है, B एक वेक्टर है, and they represent the two separate sides of the parallelogram, then the resultant is given by the diagonal of this parallelogram. अगर हम आपको इसको ध्यान से देखने के लिए बोले ना, तो देखो जरा, ये साइड इसके पैरेलल है ना, बराबर होगी, तो ये वेक्टर भी B के बराबर ही है। अगर ये A है तो ये भी A के बराबर ही है। तो अगर हम आपसे ये बोल दें बेटा कि इतना अगर छोड़ के अगर आप देखोगे तो वो ये ट्राइंगल जैसे ही दिख रहा है ना आपको, ट्राइंगल लॉ जैसे ही है, और रिजल्टेंट साइड की डायरेक्शन भी वही की वही है। तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, दोनों का रिजल्टेंट बीच में, ऐसे ही होगा। और अगर हम ये लिखें, इसी केस में अगर हम ऐसा लिख देते हैं कि कंडीशन क्या है, ये b के इक्वल ही है, तो हम यहां लिखें सिंस इन पैरेललोग्राम OA BC side OC is parallel to side AB, so therefore OC vector is equal to AB vector which is equal to B vector, ठीक है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अगर इन दोनों वेक्टर A और B वेक्टर के बीच का टोटल एंगल थीटा रहा होगा, जो भी रहा होगा, अभी इसमें खैर अपन को एंगल की जरूरत नहीं है, तो मैग्नीट्यूड में निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहां पर therefore इन ट्राइंगल OAB अगर हमने लिखा, तो ट्राइंगल OAB में अगर हम यहां पर लिखें रिजल्टेंट निकालना है OB, then OB वेक्टर अगेन इट इज इक्वल टू सम ऑफ OA प्लस AB वेक्टर। हम फिर से बोल रहे हैं, ये लिखने का एक तरीका है, डायरेक्ट एडिशन नहीं है। हम इसमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप A को B वेक्टर से जोड़ रहे हो, वेक्टर एडिशन है ये।
expression for magnitude of vector, expression for magnitude of vector in parallelogram law, expression for magnitude of vector in parallelogram law। तो क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन पैरेललोग्राम लॉ, वो देखते हैं अपन। हम एक वेक्टर बना रहे हैं ए, ये वेक्टर हो गया ए और एक वेक्टर हो गया बी, और हमने कुछ ऐसे ही किया था। और अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही करना पड़ेगा अपन को, बस हल्का सा अंतर पैरेललोग्राम का है। ठीक है, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और हम इसको ओ ए बी सी एंड रिजल्टेंट ये आ गया आर। और अब इस बार हम बोल रहे हैं कि इन दोनों वेक्टरों के बीच का जो एंगल है, कंप्लीट एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, दोनों वेक्टरों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। फिर हमने क्या किया, साइड को प्रोड्यूस किया। तो साइड प्रोड्यूस करने के लिए हमें इस वाली साइड को आगे बढ़ाया और इस वाली साइड को हमने आगे बढ़ाया। अब हमें अच्छे से पता है बेटा कि क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है और ये वाला भी किसके बराबर है, बी के, तो ये एंगल भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम में ये जितनी, क्योंकि ये साइड भी इसकी पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है, तो इस वेक्टर के साथ इसका एंगल भी वही होगा। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये है डी। तो अब अगर आप देखोगे तो पिछले वाले केस जैसे ही दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल लॉ जैसा ही। ठीक है, तो अब अगर इसको अपन ट्राइंगल लॉ से हम इसको बनाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनने वाली है, देखो जरा। हम बोल रहे हैं इसमें सिंस इन पैरेललोग्राम साइड AB, side OC is parallel to side AB, therefore vector OC is equal to vector AB, which is equal to B, and angle COA is equal to angle BAD, which is equal to theta. So therefore in triangle, again in triangle ADB, ठीक है, तो ADB जो कि यहाँ पर जो है वो कौन सा कितना एंगल का है, 90 डिग्री के लिए एंगल है ये। ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री के लिए एंगल है, तो हमने लिखा फिर से sin थीटा, और जो sin थीटा की वैल्यू आ गई वो sin थीटा कितना हो जाएगा बेटा, ये होगा BD अपॉन B वेक्टर, हमने डायरेक्ट लिख दिया इस बार। तो BD इज इक्वल टू कितना हो गया, B sin थीटा। ठीक है, फिर हमने लिखा cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, तो cos थीटा, तो cos थीटा हम लिखेंगे यहाँ पर, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी AD, और AD अपॉन क्या लिख देंगे, फिर से B लिख देंगे, तो AD इज इक्वल टू B cos थीटा। अब AD की वैल्यू किसके बराबर आ गई, B cos थीटा के बराबर आ गई है। ठीक है, तो AD की वैल्यू B cos थीटा हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लगा देंगे सिंस इन ट्राइंगल ODB, तो हमें अगर रिजल्टेंट निकालना है तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये होगा। तो OB स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं, R स्क्वायर, और OD स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, अब देखो जरा, हमने अभी इसमें निकाला कि ये वाली जो साइड है, ये साइड है हमारे पास B sin थीटा, और ये वाली साइड है हमारे पास B cos थीटा। फिर से वैसा का वैसा हो गया कि ये कितना हो जाएगा, A plus B cos थीटा, यही होगा। तो फिर से हम लिखेंगे OD इज व्हाट,
इट इज a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस bd इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वैसा का वैसा आप सॉल्व कर लोगे ना तो क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा आर स्क्वायर, हमने लिख दिया फिर से a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। फिर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और प्लस क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये लिखा जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, फिर से वैसा का वैसा आ गया बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो क्या आएगा, सेम ही आएगा, बस तरीके अलग अलग हैं। और रिजल्टेंट एंगल आप अपन कैसे निकालेंगे, फिर से वही रिजल्टेंट डायरेक्शन, तो डायरेक्ट रिजल्टेंट डायरेक्शन अब हम क्या बोल देते हैं कि ये जो है ये रिजल्टेंट डायरेक्शन हो गई अल्फा। तो फिर से वही वही लिख दिया हमने tan अल्फा, tan अल्फा कितना हो गया, अपोजिट b sin थीटा अपॉन बेस a प्लस b cos थीटा। तो ये रिजल्टेंट साइड में निकल आएगी हमारे पास, लिखिए। अब चलो देखो, इसी के अंदर हमने लिखा केस 1। केस 1 क्या है बेटा, एक अलमीरा था, क्या था, अलमारी है, एक ये अलमीरा है और संडे का दिन है तो सफाई चल रही है, पापा सरका रहे हैं और उनका एक छोटा सा लड़का है वो भी सरका रहा है, ठीक। तो डेफिनेटली ये सरका रहे हैं इधर, तो ये इधर फोर्स लगा रहे होंगे, ये फोर्स F1 है और ये छोटा बच्चा छोटा फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स F2 है। अगर हम आपसे बोले कि इस केस में दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, जो तब दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो जो इस केस में अगर लिखा जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। और जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो हम जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो निकालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, ठीक है। और जब ये cos 0 से निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 लगाया तो cos 0 की वैल्यू 1 हो रही है आजकल। तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अगर होगा तो इसको हम क्या a प्लस b का होल स्क्वायर बोल देंगे। तो आप बोलोगे हाँ सर a प्लस b का होल स्क्वायर बोल देंगे, तो a स्क्वायर से स्क्वायर, तो रिजल्टेंट आ जाएगा a प्लस b। अच्छा, ये जो नियम बने ना इनकी वजह से आप परेशान थे, आपको वेक्टर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, दो चीजें सेम डायरेक्शन होती थी आप सीधे जोड़ देते थे क्योंकि उसका वेक्टर फॉर्म। तो फिर से एक बार और समझ लो, ये केस 1, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ये पापा ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, छोटे भैया ने भी फोर्स लगाया इसी डायरेक्शन में, दोनों ने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया। जब दोनों ने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, a और b सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, 0। तो अगर हम लगाएंगे r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, तो कंडीशन क्या बनेगी, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a प्लस b का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर कभी भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हमें उनको जोड़ना कैसे है, सीधा सीधा a प्लस b, ये पूरा फॉर्मूला हम लोग लगाने से बच जाते हैं, उस समय पे डायरेक्ट ऐसे निकाल देते हैं। और अगर मान लो यही बेचारा बच्चा जो बहुत देर से एक ही डायरेक्शन में लगा रहा था, ये नहीं सरक रहा था अलमारी, तो उसने क्या करा, दूसरी तरफ से फोर्स लगाना शुरू किया। तो जब दूसरी तरफ से फोर्स लगाना शुरू किया तो एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर लगा था,
तो ए और बी मतलब दो फोर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंगल कितना है इस समय पर 180 डिग्री। तो जब एंगल 180 डिग्री है तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा उसको क्या कर देंगे, a से a कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी, मतलब दो सेम डायरेक्शन में वेक्टर है तो a प्लस बी मतलब दोनों को सेम डायरेक्शन में सिंपल जोड़ दो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर है सभी को? कोई बच्चा भैया बहुत देर से परेशान हो रहा है, अलमारी सरक नहीं रही यार, अलमारी नहीं सरक रही, पापा को कोई ताकत लगा के अभी भी यहीं लगे हुए, ठीक है। ये बच्चा अलमारी की छत पे चढ़ गया, अब उसको समझ में तो आ नहीं रहा था कैसे फोर्स लगाऊं, तो वो उसने जोर जोर से वो छत पे जाके उचकने और लगा कि अब तो कहीं ना कहीं सरकेगी। तो जब वो उचकता था तो फोर्स कहाँ लगता था, नीचे, और ये यहाँ पर लगा रहा था फोर्स F1। मतलब केस थर्ड में अगर हम ये बोल दें कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस कंडीशन में इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट हम निकालेंगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कभी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर अगर हमें सॉल्व करने हैं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर अगर हमें सॉल्व करने हैं तो इस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक, अब वो बच्चे से तो नहीं सरक रही अलमारी, वो उल्टा पटंग काम कर रहा है, तो पापा ने भगा दिया उसको, हमने कहा यहाँ से बिल्कुल दिखना ही नहीं, अब अलमारी सरकाने की जगह और उसमें परेशान कर रहा है। अब कौन को बुलाया, पापा ने चाचा को बुलाया। तो जब चाचा को बुलाया तो चाचा ने बगल में खड़े होके उतना ही बराबर फोर्स यहाँ लगवाया। तो जब दोनों ने बराबर फोर्स यहाँ पर लगाया तब जाके वो थोड़ी सी सरकी होगी। तो हम बोलते हैं अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं एंड आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो एंगल इस केस में इनके बीच का 0 है, और मे भी हो सकता है इनके बीच का एंगल थीटा ही होता। मान लो ये चाचा ने फोर्स लगाया तो जगह नहीं मिल रही थी, थोड़ा सा तिरछा लगा दिया, ठीक है, और एंगल में बन गया, तो थोड़ा सा एंगल पर, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका कैसा है, सेम है, ठीक थीटा एंगल पे बना दिया। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन एंगल इनके बीच में थीटा है, तो जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स रखेंगे। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा हो जाना चाहिए इस बार, है ना। तो इसमें से हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू का आप इस केस में सब्स्टिट्यूट करते हो, और खास तौर से कब, जब दोनों वेक्टर कैसे होते हो, सेम होते हो। तो दोनों वेक्टर अगर सेम हो रहे हो तो बेटा याद रखिएगा cos स्क्वायर थीटा के लिए, सॉरी 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू अगर हमें लिखना है तो 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करा सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, कितनी सब्स्टिट्यूट करा सकते हो, ये हो जाएगी 2a, और 1 प्लस cos थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये आप पढ़ोगे मैथ्स में, नहीं तो आप लोग इतना उसको भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर ये तो था, तो ये कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा कितना, 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप रिजल्टेंट डायरेक्ट निकाल सकते हो 2a cos थीटा बाई 2 से, और बाकी फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म अगर पढ़ोगे तो आप आंसर निकाल सकते हो।